हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल। परसेंटेज में हम 3 तरह के क्वेश्चंस कर चुके हैं। एक्चुअली हमने क्वेश्चंस को टाइप में डिवाइड किया हुआ है कि परसेंटेज पर जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं ना, उनको हमने पर्टिकुलर टाइप में डिवाइड किया हुआ है। टाइप ए, टाइप बी, टाइप सी और जितने भी हमारे पास टाइप बनेंगे सभी को हम वन बाय वन यहाँ पर डिस्कस करेंगे। हमने इसमें से 3 टाइप के क्वेश्चंस कर लिए हैं और जिसमें ये जो क्वेश्चंस हमने अरेंज किए हैं वो उनके स्टैंडर्ड के हिसाब से हम धीरे धीरे यहाँ पर लेवल बढ़ा रहे हैं कि ए टाइप का हमारा सबसे सिंपल था। उसके बाद हमने थोड़ा और कुछ कंसेप्चुअल टॉपिक लिया, देन उसके बाद न्यू कंसेप्चुअल कंसेप्ट पर हमने क्वेश्चंस देखे। ठीक है, तो आज हम टाइप डी पर क्वेश्चंस देखेंगे और इसी तरह से हम धीरे धीरे अपने स्टैंडर्ड को बढ़ाते रहेंगे और अच्छे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करते रहेंगे। और लास्ट में हम कुछ सीजीएल के मिक्स क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर लेंगे और हम सभी तरह के क्वेश्चंस यहाँ पर कर पाएंगे, इस बात की श्योरिटी है। तो हम चलते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन पर, टाइप डी के। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है कि इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 37.5%, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। हाँ, देखो, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 37.5% एंड इट्स ब्रेथ इज डिक्रीज्ड बाय 20%, फाइंड द परसेंट चेंज इन द एरिया। देखो, यहाँ पे हमें एरिया में परसेंट चेंज बताना है। एक बार हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि आयत की लंबाई 37.5% बढ़ा दी जाए तथा चौड़ाई 20% कम कर दी जाती है, लंबाई हमने बढ़ाई है और चौड़ाई हमने कम कर दी है, तो क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा हमें बताना है और प्रतिशत में ही हमें परिवर्तन को बताना है। तो देखो कि मान लो मेरे पास एक रेक्टेंगल होगा, रेक्टेंगल या फिर आयत, जिसकी कुछ लंबाई होगी और कुछ उसकी चौड़ाई होगी। उसने बोला है कि लंबाई को तो हमने 37.5% बढ़ाया है, मतलब 37.5 को अगर मैं फ्रैक्शन में लिखूंगा तो 37.5 को मैं 3/8 लिखूंगा, मतलब 8 उसकी लंबाई पहले से थी। हमने 3/8 बढ़ाया है तो 8 तो उसकी लंबाई पहले से रही होगी। अगर उसकी 8 लंबाई पहले से थी तो हमने 3 यूनिट लंबाई को बढ़ा दिया है। तो अब जो मेरे पास दूसरा रेक्टेंगल बनेगा उसकी लंबाई 8 में 3 बढ़ जाएगा तो अब 11 हो जाएगी। इसी तरह से हमने चौड़ाई को कितना कम कर दिया है, 20% कम कर दिया है। इसका मतलब होता है 1/5। मतलब अगर पहले 5 चौड़ाई थी तो हमने उसमें 1 कम कर दिया है, तो पहले अगर 5 चौड़ाई थी तो अब कितनी होगी, 4 होगी। इससे कम कर देते हैं, इस तरह की कुछ चौड़ाई होगी हमारे पास आयत की। ठीक है, तो ये हमारा आयत बन रहा होगा कि चौड़ाई 4 होगी और लंबाई 11 होगी। तो देखो, पहले वाला जो आयत है इसका एरिया क्या निकल रहा होगा, लंबाई इंटू चौड़ाई, तो ये होगा 8×5=40। और अब जो हमारे पास आयत बना, रेक्टेंगल बना, उसका एरिया कितना हो गया, 11×4=44। तो हम देखें कि एरिया में कितने प्रतिशत का चेंज आया है। यहाँ पर 4 का चेंज आया है, कितने पर, 40 पर, क्योंकि पहले तो 40 ही था ना। तो 40 का आया है, 40 में आया है 4 का चेंज, तो 4/10 हमारे 4/40 हमारे पास बनेगा 1/10, जो कि होता है 10%। तो हमारे पास एरिया में कितना चेंज आया है, 10% का हमारे पास चेंज आया है। जब हमने लंबाई को 37.5% मतलब 8 से 11 कर दिया और चौड़ाई को हमने 20% कम कर दिया, मतलब 5 से 4 कर दिया, तो उसका एरिया 10% क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। क्लियर है। अब इस क्वेश्चन को हम ये रेक्टेंगल नहीं बनाना पड़ेगा, सीधा भी कर सकते हैं। किस तरह से, देखो, यहाँ क्वेश्चन में बोला है कि लंबाई को उसने 37.5% बढ़ाया है, तो मैं लंबाई को लिख लेता हूँ। लंबाई उसने 3/8, क्योंकि 37% को हम 3/8 लिखेंगे तो वो 8 से 11 हो गई होगी। और जो चौड़ाई है वो कितनी हो गई है, 20% कम हो गई है। मतलब अगर पहले 5 थी तब उसमें 4, 1 कम हो गई है तो 4 हो गई है, क्योंकि ये 1/5 बनेगा, 5 में 1 की कमी तो 4 बनेगी। ठीक है, अब हमें बताना है एरिया में परिवर्तन। तो एरिया हम बताएंगे तो रेक्टेंगल का एरिया होता है लेंथ इंटू ब्रेथ। तो यहाँ से एरिया निकाल लेते हैं सभी के लिए। तो पहले वाली सिचुएशन में जब हमारे पास पहले वाला जो आयत था उसमें लंबाई 8 थी, चौड़ाई 5 थी, तो एरिया हमारे पास 40 होगा। और अब जो हमारे पास चेंज कर दिया है हमने, उससे चेंज करने के बाद जो हमारा रेक्टेंगल बना उसका एरिया कितना है, 44 है। तो कितने का चेंज हुआ, 4 का चेंज हुआ। कितने में चेंज हुआ, 40 में चेंज हुआ। तो इसको सोल्व किया तो ये 10% हमारे आया। तो ये डायरेक्ट भी हम इसको कर सकते हैं। जो ये डायग्राम हमने बनाए वो समझने के लिए थे कि किस तरह से हमारे पास क्वेश्चन में चेंज हो रहा होगा। तो इसी पर नेक्स्ट क्वेश्चन और हम देख लेते हैं। क्या, इफ द साइड ऑफ अ स्क्वायर इज इंक्रीज्ड बाय 40%, फाइंड द परसेंट चेंज इन द एरिया। सेम
हमसे यहाँ पर भी क्या पूछा है, परसेंट चेंज बताना है एरिया में, लेकिन इस बार हमारे पास स्क्वायर है। हिंदी में भी क्वेश्चन को देख लेते हैं। यदि किसी वर्ग की भुजा 40% बढ़ा दी जाए तब क्षेत्रफल में प्रतिशत परिवर्तन क्या होगा। तो देखो 40% मतलब 2/5। तो साइड हम लिखे तो साइड यहाँ पर पहले अगर 5 यूनिट थी तो अब उसे बढ़ा दिया गया है, कितना, 2 यूनिट बढ़ा दिया गया है 5 में, तो कितनी हो गई होगी, 7 हो गई होगी। और हम यहाँ एरिया की बात करें तो एरिया होता है साइड स्क्वायर, किसका, स्क्वायर का। तो यहाँ पे क्या होगा, 5 का स्क्वायर 25, पहले वाले स्क्वायर का जो एरिया होगा 25 होगा। अब हमारे पास स्क्वायर की साइड 7 हो गई है तो इसका एरिया कितना होगा, 49 होगा। तो कितने का चेंज आया, 24 का चेंज आया। कितने में आया, 25 में चेंज आया। तो इसको हम परसेंट में कन्वर्ट करेंगे, 25 4 जा और 24 4 जा 96% हमारे पास फाइनली परसेंट परिवर्तन आएगा, कि हमारे पास 96% एरिया में चेंज हो गया है, जो कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं। यहां पर हमें क्या दिया हुआ है, द हाइट ऑफ अ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 15%। कि हमने एक सिलेंडर है, देखो सिलेंडर का क्या होता है कि इस तरह का सिलेंडर होता है जिसमें कुछ हाइट होती है उसकी, तो हाइट हमारे पास ये होगी। एंड द रेडियस ऑफ इट्स बेस इज डिक्रीज बाय 10%। तो ये जो बेस है इसकी रेडियस हमने कम कर दी है। तो देखो इसका एरिया जो है यहाँ पर किसका बात किया है, देन द परसेंटेज चेंज इन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया। यदि बेलन की ऊंचाई 15% बढ़ा दी जाए तो हाइट को मैं लिख देता हूँ 15% बढ़ाया, तो 15% को हम क्या लिखेंगे, 15/100, 5 या 15, 5 दूनी, तो 3/20 ये हमारे पास होता है। बढ़ाया तो 20 से कितना कर दिया, 23 कर दिया। बढ़ाने की यहाँ बात कर रही है, इंक्रीज की यहाँ पर बात कर रहे हैं। तो हमने 20 अगर पहले थी तो उसमें 3 बढ़ा दी है तो वो 23 हो गई होगी अब हाइट। और यहाँ पर आधार की त्रिज्या को 10% घटा दिया गया है। तो अगर त्रिज्या पहले 10 थी तो अब उसे 1 यूनिट घटा दिया गया है, क्योंकि 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो अगर पहले 10 थी तो उसमें 1 की कमी कर दी गई है, तो 10 से कितना हो गई है, 9 हो गई है। यहाँ पर हमसे पूछा है बेलन के वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल में कितना प्रतिशत परिवर्तन होगा। तो देखो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल या फिर हम कर्व्ड सरफेस एरिया बोले, जो कि होता है 2πr(h). देखो हमें यहाँ पर आंसर बताना है परसेंट में। यहाँ पे जो हमें आंसर बताना है वो परसेंट में बताना है। और जब परसेंट में हमें आंसर देना हो ना, तो वहां पे जो कोफिशिएंट या कांस्टेंट टर्म होती है ना, उससे कोई आंसर में चेंज नहीं आएगा। अगर हमें बताना होता कि कितना एरिया चेंज हुआ तो हमें यहाँ पर 2π भी कंसीडर करना पड़ता, क्योंकि दोनों फिक्स वैल्यू है, कांस्टेंट टर्म है। तो एक बार इन्हें लेकर क्वेश्चन को देख लेते हैं और फिर इनको नहीं लेकर देखते हैं, तो देखते हैं क्या फर्क पड़ता है हमारे आंसर में। लेकिन जो हम देखेंगे वो परसेंट में ही देखेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हाइट तो 20 से 23 कर दी गई है और रेडियस को 10 से 9 कर दिया गया है। और यहाँ पे कर्व्ड सरफेस एरिया की बात करें जो कि 2πr(h) होता है, तो यहाँ पर हमने एरिया निकाला, देखो 2π, तो 2π को तो एज इट इज रखा, r×h, तो r 10 है और h 20 है, तो ये हमारे पास 200 बना। क्लियर है। अब ये पहले वाला हमारे पास सिलेंडर था, अब का जो हमने चेंज करने के बाद सिलेंडर बनाया है उसमें हाइट 23 है और रेडियस 9 है, तो ये कितना आएगा, 2π तो एग्जिट आएगा क्योंकि एरिया 2πr(h) होता है। r 9 है, h 23 है। जब 23 को 9 से मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 207 बना। 9 तिया 27 और 9 दूनी 18, 2 20, तो ये हमारे पास इस तरह का हमारे पास एरिया आ गया, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बोला है कि कितना परसेंट एरिया में चेंज आया, तो देखो इन दोनों में चेंज कितने का आया है, हमारे पास 7 2π का चेंज आया है। कितने में आया है, 200 2π में आया है, 200 2π में आया है। तो देखो जब परसेंट में हम आंसर निकाल रहे हैं तो ये 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा। अगर मैं बोलता कि कितना चेंज आया है तो ये 7 × 2π आता और ये मुझे सोल्व करना पड़ता पाई की वैल्यू पुट कर और ये 24 मेरा आंसर आता। लेकिन यहाँ पे हमें परसेंट में पूछा है तो हम यहाँ पर क्या करते हैं कि जो चेंज आया है उसको डिवाइड करते हैं जो पहले वाला एरिया होता है उससे। तो यहाँ पे 2π से कैंसिल हो जाता है, तो सिर्फ 2π ही नहीं कैंसिल होता है, जो भी हमारे पास यहाँ कॉन्स्टेंट टर्म होती है वो कैंसिल आउट हो जाती है। तो हम क्वेश्चन को इजी करने के लिए या फिर कैलकुलेशन को कम करने के लिए ये कांस्टेंट वाली टर्म हम अपने यहाँ एरिया में से हटा सकते हैं और सीधा RH के लिए हम इसे सोल्व करेंगे तो भी आंसर हमारे पास सेम ही आएगा, क्योंकि 2π हटता तो यहाँ से भी 2π हटता और यहाँ से भी 2π हटता। तो यहाँ पे हम कितने का चेंज दिखाते, 7 का चेंज दिखाते 200 में, तो यहाँ पर भी 7/200 ही आ रहा है और ये कितना परसेंट हो जाता,
मल्टीप्लाई बाई 100 करते तो 0 से 0 कैंसिल आउट होती, 7/2 हमारे पास क्या बनता, 3.5% हमारे पास आंसर आता। तो ठीक है, अगर हमें कभी परसेंट में बोला है तो यहाँ जो कांस्टेंट टर्म होगी ना उनको हम क्या करेंगे, हटा देंगे, उससे हमारे आंसर में कोई चेंज नहीं आएगा, लेकिन वो कैलकुलेशन को इजी कर देगा। तो जब भी हमें इस तरह का क्वेश्चन करना है तो हम यहाँ से कांस्टेंट टर्म कंसीडर नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज डिक्रीज्ड बाय 20%, 20% को हम 1/5 लिख सकते हैं फ्रैक्शन में। तो क्या बोला है कि अगर किसी रेक्टेंगल की लेंथ 5 यूनिट थी तो अब हमने उसमें कितना चेंज कर दिया है, 1 का कमी कर दिया है। रेक्टेंगल की लेंथ हमने इस बार डिक्रीज की है तो हमने 1 का कम कर दिया है। तो लेंथ अगर पहले 5 थी तो अब हमने कितनी कर दी है, 4 कर दी है। एंड ब्रेथ इज डिक्रीज बाय 40%, तो 40% कितना होगा, 2/5। अगर ब्रेथ पहले 5 थी या चौड़ाई पहले 5 थी तो अब हमने 2 की कमी कर दी है, तो 5 से हमने कितना कर दिया है, 3 कर दिया है। तो हमसे पूछा है कि व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन द एरिया ऑफ द रेक्टेंगल। तो एरिया क्या होगा, लेंथ इनटू ब्रेथ होता है। तो यहाँ पर पहले वाले रेक्टेंगल का एरिया क्या होगा, 25 होगा, और अब जो एरिया होगा वो 12 होगा। तो कितने की कमी आई हमारे पास, 13 की कमी आई। कितने में कमी आई, 25 में कमी आई। मल्टीप्लाई बाई 100, तो ये 25 चौका 100 और 13 चौक 52, तो ये 52% हमारे पास एरिया में चेंज आ गया होगा, जो कि सेकंड ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन देखते हैं, इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज डिक्रीज्ड बाय 10%। हमने सर्किल की रेडियस को डिक्रीज कर दिया 10% से, तो 10% को हम 1/10 लिख सकते हैं। तो अगर पहले रेडियस 10 यूनिट थी तो अब हमने उसमें 1 यूनिट की कमी कर दी है, तो रेडियस हमने लिखा, अगर पहले 10 यूनिट थी तो अब हमने 1 की कमी कर दिया, तो 9 यूनिट हो गई होगी। देन व्हाट विल बी द परसेंटेज डिक्रीज इन इट्स एरिया। यदि वृत्त की त्रिज्या में 10% की कमी की जाती है, मतलब 10 में 1 की कमी कर दी गई है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत कमी आएगी बताइए। तो देखो क्या होता है, एरिया पाई आर स्क्वायर होता है। और हमने अभी देखा कि अब जब हमें परसेंट में आंसर बताना हो, जब हमें परसेंट में आंसर बताना हो तो हम कांस्टेंट टर्म को कंसीडर नहीं करेंगे, कैलकुलेशन इजी हो जाती है। तो एरिया आर स्क्वायर होगा, तो यहाँ 100 होगा, यहाँ 81 होगा। कितने की कमी आई, यहाँ पर 19 की कमी आई। कितने में आई, 100 में आई। तो परसेंट कितना आएगा, 19% हमारा फाइनल आंसर होगा, जो कि फर्स्ट ऑप्शन है। समझ गए कि जब भी हमें अगर परसेंट में आंसर देना है तो कांस्टेंट टर्म को हम कंसीडर नहीं करेंगे, क्वेश्चन हमारा इजी हो जाता है, कैलकुलेशन कम हो जाती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज्ड बाय 10%। अब हमने लेंथ क्या की है, 10 से 11 कर दी है। क्यों, क्योंकि 10% को हम क्या लिख सकते हैं, 1/10 लिख सकते हैं। तो 1/10, तो अगर पहले 10 थी लेंथ तो उसमें 1 की वृद्धि करी है, इस बार इंक्रीज हमने किया है, तो 10 से 11 हो जाएगी लेंथ। एंड ब्रेथ इज इंक्रीज बाय 15%, और हमने ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया है, तो वो कितनी हो गई है, ये 3/20 होगा। 15% को हम 3/20 लिख सकते हैं। तो 20 में कितने की वृद्धि की, 3 की वृद्धि करी, तो ये 23 हो गया होगा। हमसे एरिया बोला है, लेंथ इंटू ब्रेथ होगा, तो यहाँ पर तो 200 आया, और ये हमने जब मल्टीप्लाई किया तो ये हमारे पास 253 आएगा। 23 से 253 आएगा। तो 11 से मल्टीप्लीकेशन की शॉर्ट ट्रिक होती है, ये सब चीजें हम बाद में समझेंगे कि हम कैसे डायरेक्ट 11 से अगर किसी नंबर को मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो डायरेक्ट रिजल्ट हम लिख सकते हैं। तो यहाँ पे कितने का चेंज आया, 53 का चेंज आया। कितने में आया, 200 में आया। तो इसे परसेंट में कन्वर्ट किया हमने, तो ये होगा हमारे पास 2 2 4, 2 6 12 और 2 5 10, ये अपने पास 26.5 हमारा फाइनल आंसर होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं, इफ द बेस ऑफ अ ट्राइंगल इज इंक्रीज बाय 10%, कि हमने किसी ट्राइंगल के बेस में 10% का इंक्रीज किया है, मतलब बढ़ा दिया है, तो 1/10, तो 10 में 1 का चेंज किया तो 10 से 11 हो गई होगी। एंड हाइट इज डिक्रीज बाय 20%, मतलब कि 1/5, तो 5 में 1 की कमी हमने कर दी है। तो हाइट में हमने क्या किया, अगर पहले 5 थी तो अब 1 कम कर दिया, 4 हो गई होगी। एरिया में हमें परसेंट चेंज बताना है, तो एरिया क्या होता है, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। हाफ कॉन्स्टेंट टर्म है तो इसे कंसिडर नहीं करेंगे। बेस हमारे पास 10 है, हाइट हमारे पास 5 है, तो एरिया कितना होगा, पहले वाले ट्राइंगल का 50। और जब हमने ट्राइंगल में चेंज कर दिए हैं तो अब हमारे पास क्या होगा, 11 4 जा 44, तो कितने का चेंज हुआ, 6 की कमी हुई, कितने पर, 50 पर। तो मल्टीप्लाई बाई 100% में हमें चाहिए, तो 52 जा और 6 2 जा 12% हमारे पास क्या होगा, एरिया में कमी हो गई होगी, किसके, ट्राइंगल के एरिया में। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पर चलते हैं,
इफ द रेडियस ऑफ अ सर्किल इज इंक्रीज्ड बाय 50%, इस बार हमने रेडियस को 50% से इंक्रीज कर दिया है, फ्रैक्शन में लिखेंगे 1/2, तो 2 में हमने 1 का इंक्रीमेंट किया तो रेडियस 2 से हमने 3 कर दिए। देन व्हाट विल बी द परसेंट इंक्रीज इन द एरिया, हमें एरिया बताना है, तो एरिया पाई आर स्क्वायर होता है सर्किल का। पाई कांस्टेंट टर्म है, इसे छोड़ देंगे तो आर का स्क्वायर 2 2 जा 4 होगा, पहले वाले सर्किल का चेंज करने के बाद जो सर्किल मिला उसका एरिया 9 हो जाएगा। तो कितने का चेंज आया यहाँ पर, 5 का चेंज आया, कितने में, 4 में। तो हम इसे परसेंट में कन्वर्ट करेंगे तो 100 से मल्टीप्लाई किया, ये अपने पास 25 टाइम जाएगा, 25 5 जा ये 125% हमारे पास एरिया में चेंज हो गया होगा। तो ये हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन में चलते हैं। इफ द हाइट ऑफ सिलेंडर इज इंक्रीज्ड बाय 35%, अगेन सिलेंडर पर हमारे पास क्वेश्चन है कि अगर हमने उसका हाइट को 35% से इंक्रीज कर दिया है एंड रेडियस इज इंक्रीज्ड बाय 10% और उसकी त्रिज्या में भी 10% की वृद्धि कर दी है, तो 35% को हम क्या लिख सकते हैं, तो 35% को हमने फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया, 5 7 35 5 दूनी, तो ये 7/20 हमारे पास बना। एंड रेडियस इज इंक्रीज बाय 10%, तो ये 1/10 होगा, 10 में 1 की इंक्रीमेंट हमने कर दिया है, दोनों ही हम इंक्रीज कर रहे हैं तो एरिया भी इंक्रीज ही हो रहा होगा। देन व्हाट विल बी द परसेंट चेंज इन इट्स कर्व्ड सरफेस एरिया, तो यहाँ हमने लिखा हाइट में कितना चेंज किया, 20 में 7 हमने बढ़ा दिया, तो पहले अगर हाइट 20 थी तो इस बार हमने 27 कर दी है, और हमने रेडियस में कितना चेंज किया है, 10%, मतलब 10 में 1 हमने बढ़ा दिया है, तो 10 में 1 बढ़ाया तो 11 हुआ होगा। ठीक है, अब हमें कर्व्ड सरफेस एरिया चाहिए जो कि 2 पाई आर एच होता है। 2 पाई को हम कंसीडर नहीं करेंगे क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, अगेन परसेंट में हमें एरिया में चेंज दिखाना है, तो आर एच से काम चल जाएगा। तो ये आर इंटू एच हमने किया तो ये 200 हमारे पास आया, और जब हम ये 27 मल्टीप्लाई बाई 11 करेंगे तो 27 मल्टीप्लाई बाई 11 हमने करा तो 297 आया, तो 97 का यहाँ पर चेंज कितने पर, 200 में, परसेंट में कन्वर्ट किया हमने, तो ये होगा 2 4 जा 8, 2 9 जा 2 8 जा 16 और ये 0.5, तो 48.5 हमारा सेकंड ऑप्शन करेक्ट होगा। नेक्स्ट हम क्वेश्चन पे चलते हैं। क्या कहता है नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ द लेंथ ऑफ अ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 50%, कि किसी रेक्टेंगल की लेंथ हमने 50% इंक्रीज कर दिया है, देन व्हाट परसेंट इट्स ब्रेथ शुड बी रिड्यूस्ड टू कीप द एरिया सेम। देखो इस तरह का क्वेश्चन हमसे पूछा जा सकता है, तो हम एक चीज और समझ लेते हैं। मान लो एक क्वेश्चन मैं आपको देता हूं कि हमने किसी वैल्यू में 10% का इंक्रीज किया है, किसी वैल्यू में हमने 10% का इंक्रीज किया है। सपोज x मेरे पास एक वैल्यू थी, मैंने इसमें 10% इंक्रीमेंट किया, तो 10% का मतलब क्या होगा, 1/10। अगर कोई वैल्यू 10 थी तो मैंने उसमें 1 इंक्रीज कर दिया है, ठीक है, तो मैंने उसे 10 से 11 बना दिया है, ठीक है। अब वो मुझसे कह रहा है कि मैं उसमें कितना, ये तो मैंने इंक्रीज किया, अब वो मुझसे कह रहा है कि मैं इस वैल्यू में कितना डिक्रीज करूं, किस वैल्यू में, जो मुझे वैल्यू मिली है उसमें मैं कितना परसेंट डिक्रीज करूं जिससे मुझे ओरिजिनल वैल्यू वापस मिल जाए। तो वैल्यू एक्चुअल में क्या थी, 10 थी, तो मुझे उसे वापस से 10 बनाना है, तो मैं उसमें 1 की कमी कर दूंगा, 1 डिक्रीज कर दूंगा, लेकिन कितने में कमी करनी होगी, 11 में करनी होगी, और 1/11 कितना होगा, 9, 1/11% होगा। तो ये चीज समझ में आई कि अगर हमने किसी वैल्यू में किसी परसेंट से इंक्रीज किया है या फिर डिक्रीज किया है, तो मुझे वापस सेम वैल्यू के लिए वापस 10 बनाने के लिए 11 में 10% की कमी नहीं करनी थी। अगर 10% का मैंने इंक्रीमेंट किया है तो 10% के डिक्रीमेंट से मुझे सेम वैल्यू नहीं मिलेगी, ठीक है। तो वो कैसे करते हैं वो आपको समझ में आ गया होगा कि अगर मैं इस क्वेश्चन में अब क्या करता, एक बार और क्वेश्चन को हम देख लेते हैं। इस बार मैं 10% का इंक्रीमेंट ना कर कर डिक्रीमेंट कर देता तो ये 1/10 होता, तो 10 अगर एक्चुअल वैल्यू होती तो मैं 1 की कमी कर देता तो वैल्यू 10 से 9 बन जाती। मैंने कितने की कमी की है, 10% से कम कर दिया है, ठीक है। लेकिन अगर मुझे वापस से एक्चुअल वैल्यू चाहिए, 10 चाहिए, तो 9 में मुझे इंक्रीमेंट करना होगा, कितने का, 1 का करना होगा, लेकिन इस बार बेस वैल्यू क्या होगी, 9 होगी। तो 1/9 को हम क्या लिखेंगे, 11 1/9% का मुझे इंक्रीमेंट करना होगा किसमें, 9 में, टू गेन एक्चुअल वैल्यू, अगर मुझे वापस से एक्चुअल या ओरिजिनल वैल्यू चाहिए तो। इसी तरह का कुछ क्वेश्चन हमारे पास यहाँ पर दिया हुआ है जिसके लिए कंसेप्ट समझना था, या फिर इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला भी होता है
क्या कि अगर हमने किसी वैल्यू को x% से इंक्रीज या डिक्रीज किया है, इंक्रीज या फिर डिक्रीज किया है, तो एक्चुअल वैल्यू के लिए हमें वापस उसमें अगर इंक्रीज किया है तो इस बार डिक्रीज करना होगा, अगर हमने किसी वैल्यू को बढ़ाया है तो दोबारा तो उसे कम करना होगा ना एक्चुअल वैल्यू पर आने के लिए, और अगर डिक्रीज किया है तो हमें इंक्रीज करना होगा। तो अगर x% से हमने ये चेंजेस किए हैं तो मुझे वापस उसमें कितना परसेंट का चेंज करना होगा, 100 इंटू एक्स अपॉन 100 प्लस x% का मुझे उसमें चेंज करना होगा। तो ये बहुत काफी कैलकुलेटिव हो जाता है और हमें कैलकुलेशन ही ज्यादा नहीं करनी है, तो इसे शॉर्ट हमने अभी देखा किस तरह से हम कर सकते हैं, बाकी फॉर्मूला आपको बता दिया है। इस क्वेश्चन को देखते हैं क्या कि इस बार देखो हमें जो एरिया है ना वो सेम रखना है, और जब भी कोई चीज सेम रखनी होती है तो उसके लिए सेम कंसेप्ट फॉलो होता है कि यहाँ लेंथ को हमने 50% इंक्रीज किया है। 50% मतलब 1/2, अगर वैल्यू 2 थी, लेंथ अगर 2 थी, तो हमने उसका जो इस बार उसमें चेंज किया है वो कितने का किया है, 1 का किया है, तो 2 से उसे 3 बना दिया है। तो उसकी ब्रेथ में मैं कितने की कमी करूं, डिक्रीमेंट करूं, जिससे एरिया सेम रहे। अगर मैंने ब्रेथ को भी इंक्रीज कर दिया तो एरिया तो बढ़ेगा ही, इसलिए हमें ब्रेथ को कम करना होगा। तो ब्रेथ को मैं कितना कम करूंगा कि मुझे एरिया जो है ना यहाँ पर ये सेम रखना है, ये पहले वाला रेक्टेंगल और ये अब वाला रेक्टेंगल। ठीक है, तो देखो यहाँ एरिया होगा क्या, लेंथ इनटू ब्रेथ होगा, मतलब इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो वैल्यू मिल रही होगी वो यहाँ आएगी। तो मैं इस वैल्यू को अगर 3 से और इस वैल्यू को अगर 2 से मल्टीप्लाई करूंगा तो देखो मुझे दोनों ही केसेस में 6 मिलेगा, तो एरिया सेम रहेगा। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर ब्रेथ अगर 3 थी तो उसमें 1 की कमी की तो 2 मिला, तो कितना परसेंट मैंने ब्रेथ में कमी की, 1, और कितने में की, 3 में, तो ये कितना होगा 33, 1/3% मुझे ब्रेथ में डिक्रीमेंट करना होगा अगर मुझे एरिया सेम रखना है। तो यही क्वेश्चन अगर मुझे इस तरह से मिला होता कि मैंने बोला होता कि इस बार लेंथ को तो मैंने 10% इंक्रीज किया है, कितना, 10% इंक्रीज कर दिया है, तो बताओ ब्रेथ में मैं कितना परसेंट डिक्रीज करूं या फिर कितना चेंज करूं, तो डिक्रीज ही करना होगा अगर पहले मैंने इंक्रीज किया है तो। ठीक है, तो कितना मुझे डिक्रीज करना है जिससे कि एरिया क्या रहे, सेम रहे। तो देखो 10% का इंक्रीज मतलब 10 से 11 हमने कर दिया है लेंथ को। ठीक है, अगर लेंथ 10 से 11 कर दिया है तो ब्रेथ मुझे एरिया सेम रखने के लिए, ये दोनों वैल्यू सेम रखने के लिए इसे 11 और इसे 10 मतलब इसका उल्टा कर देना पड़ेगा, इसको यहाँ और इसको यहाँ, तभी दोनों का मल्टीप्लीकेशन क्या आएगा, सेम आएगा। तो मैंने यहाँ पर ब्रेथ में कितने की कमी की, 1 की कमी की, कितने में की, 11 में की, जो कि होता है 9, 1/11%। तो इस तरह के क्वेश्चन हम सीधे ही कर सकते हैं, बाकी ये कंसेप्ट हमारा चलता ही रहेगा, हर टाइप के क्वेश्चन में इस पर क्वेश्चन बनते ही हैं। तो बाकी के क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे, आज के लिए इतना ही। तब तक के लिए वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिए। और अगर इस जो हमने पढ़ा है, ये जो स्लाइड्स हमारे पास है सॉल्यूशन वाली, ये सॉल्यूशन की स्लाइड्स मैं टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, टेलीग्राम चैनल पर अपलोड कर देता हूँ, जो कि सेम नाम से हमने बनाया हुआ है, मैथ्स बाय आकाश अग्रवाल से। और इसका जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में डाला हुआ है, तो वहां से आप जाकर चैनल को ज्वाइन कर सकते हो, और वहां पर आपको ये सेम पीडीएफ भी मिल जाएगी क्वेश्चंस की, और ये आपके जो स्लाइड्स हैं जिसमें मैंने सॉल्यूशन करवाए हुए हैं ये सेम इसी तरह से एग्जिट इज ऐसे ही आपको मिल जाएगी, इसलिए मैं इसमें चेंजेस भी नहीं करता हूँ। तो ये आपको सीधा ही मैं वहां पर अपलोड कर देता हूँ, वहां से आप इसे डाउनलोड कर सकते हैं, और कोई भी अपडेट चाहिए होता है तो वहां पर आपको पहले मिल जाता है। ठीक है।